हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूटान से इंडिया के रिलेशन से संबंधित एक आर्टिकल, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया वहाँ पे कर रहा है और किस तरह के चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग चाइना, उसे डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये हमारा आईआर से संबंधित एक आर्टिकल है। और दूसरा जो न्यूज़ है वो एआई से संबंधित है, और जो हमारी मीटी है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं या जो डिसीजन लिए गए हैं या जो भी एडवाइजरी ली गई है उसमें कितना ज़्यादा लूप होल है। तो ये जो आर्टिकल है बिल्कुल उस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है मीटी की एडवाइजरी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ना यूएस से संबंधित एक आर्टिकल है। तो यूएस से संबंधित और यूएस इलेक्शन से संबंधित जो आर्टिकल्स है, इसे हम डिटेल से दो चार और आर्टिकल मिला करके कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस करेंगे। इंडिया और यूएस का रिलेशन और वर्ल्ड वाइड क्या चैलेंजेस है, चाइना का क्या एंगल है, उसे भी देखेंगे। और जो रिजल्ट होगा इलेक्शन का, या इलेक्शन में जो कैंपेनिंग हो रही है, तो किसके जीतने से क्या होगा उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में। तो देखो, जो इंडिया और भूटान का रिलेशन है ना, इससे संबंधित अगर हम बात करें तो जो न्यूज़ हमें डिस्कस करना है उसमें एक एंगल हमारा जो बॉर्डर संबंधित सिक्योरिटी चैलेंजेस है डोकलाम को लेकर के। राइट नाउ हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए, तो चाइना से ये न्यूज़ आई कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, या जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने बहुत नाराज़गी जाहिर की है कि इंडिया के प्रधानमंत्री को नहीं विजिट करना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज चाइना ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का साउदर्न पार्ट है, एक्सटेंशन है तिब्बत का वो। राइट, तो ये एक इशू है, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो भूटान है ओरिजिनली कैसा है, और यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, किस तरीके का सिचुएशन है। देखो, देखा जाए तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वैसी कंट्री को कहते हैं जहाँ पे उसकी जो बाउंड्री है किसी भी तरह से समुद्र से नहीं टच करती, या कोई भी ओशन बॉडी नहीं टच करती है। आसपास जो कंट्री है वो लैंड मासेस से घिरा ही होता है, तो इस तरह की कंट्री को हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो इंडिया क्या लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, इंडिया एक पेनिनसुला है। ठीक है। तो अभी आप देखो, जो भूटान है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरफ चाइना से सराउंडेड है, एक तरफ इंडिया से है। एंड जो बाद बाकी जो इनका हिस्सा बचा हुआ है ये पूरा माउंटेन वैली है, पूरे चारों तरफ माउंटेन वैलीज हैं। और भूटान माउंटेन वैली के अंदर ही बना हुआ है, और एक तरफ जो है वो आपका तिब्बत है जो कि आज के डेट में चाइना है, और एक तरफ इंडिया है, और हम देखेंगे बगल में ही बांग्लादेश भी है। तो वाटर बॉडी से एक्सेस इनका हो जाता है, बिकॉज वाया बांग्लादेश है ना, वाया इंडिया ये बे ऑफ बंगाल को एक्सेस कर पाते हैं ना। अगर हम बात करें तो जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ अ थिम्फू। एंड भूटान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी 2008 से, इससे पहले यहाँ पे मोनार्की थी, मोनार्की अभी भी है, बट जो किंग है, जो वहाँ के किंग है, उनकी अथॉरिटी चलती है। बट साइड बाय साइड 2008 से यहाँ पे इलेक्टेड पीएम भी होते हैं। तो जो अभी न्यूज़ है वो यही है कि वहाँ के जो इलेक्टेड पीएम है वो जीतने के बाद, पोजीशन गेन करने के बाद, जो पहला उनका विजिट है वो इंडिया में ही है। नाउ उससे संबंधित एक और हम बात यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो भूटान है ना, भूटान की जो किंगडम है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ की जो भूटानी लैंग्वेज है, भूटानी भाषा है, उसमें इसे कहते हैं तुर्क ग्याल खाप, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ जो है थंडर, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है। तो ये आपको समझना है। और इनका जो सिंबल है उसमें भी ड्रैगन को दिखाया जाता है, और थंडर का भी है यहाँ पे, बिकॉज का वैली एरिया है। तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है इन्वायरमेंट से संबंधित ना। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ से जो रिवर निकली, दैट इज़ अ मानस रिवर। और ये मानस रिवर इंडो और भूटान के बीच में बॉर्डर भी तय करती है, 376 किलोमीटर की लेंथ है। और देखो, ये जो रीजन है ना, बेसिकली देखा जाए दो कंट्री के बीच में, इंडिया एंड तिब्बत के बीच का एक ऑटोनोमस रीजन है। लेकिन अब चूंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, ऑक्युपाई हो चुका है, तो यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है कि नेबर कंट्री जो निकल के आती है वो चाइना निकल के आती है ना। और रीजनल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इंडिया और भूटान के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुके हैं नए रूट्स के रिगार्डिंग, जो रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो अभी न्यू जो रास्ता या डेवलपमेंट हुआ है वो क्रॉस बॉर्डर और रेल लिंक से संबंधित है। तो जो दोनों देश के बीच में, स्पेसिफिकली अगर हम भूटान की जो है ग्लेफू, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी भी है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो गलेफू न्यू सिटी है, और ये डेवलप्ड सिटी है, बनाई जा रही है वहाँ की सरकार के द्वारा। और हमारे आसम का जो कोकराझार एरिया है, तो यहाँ पे ये न्यू रूट डेवलप्ड हो रही है, 58 किलोमीटर की है। एडिशनली अगर हम बात करें तो इसके अलावा रेल लिंक 18 किलोमीटर का बनाया जा रहा है।
जो आप देखोगे भूटान के अंदर जो सामतेस जगह है, और जो हमारे इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल का जो टी गार्डन एरिया है, ठीक है, बानरहाट, तो इनके बीच में 18 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाया जा रहा था। रोडवे भी है, रेलवे भी है, और ये न्यूली डेवलप्ड हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट के तहत डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ अदर हम जो भूटान का डेवलपमेंट है उसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन की बात करें, तो वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इंडिया का बहुत ही पर्टिकुलरली योगदान है। जो 13 5 ईयर प्लान है उसके तहत भारत ने वहाँ पे बायलैटरल जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन किया है। फॉर एग्जांपल अगर रिसेंटली हम देखें तो 45,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12 5 ईयर प्लान, ये भूटान की 5 ईयर प्लान, और जो चल रही है ना 12 और 13, ये भूटान के बारे में है। तो भूटान की जो 12 5 ईयर प्लान थी उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था 45,000 करोड़ का था, जो कि उनके टोटल एक्सटर्नल ग्रांट जो उनको मिले थे उसका 73% था। तो आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल ग्रांट देने वाला जो कंट्री है भूटान के लिए भारत वो सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा वोकल है ग्लोबल साउथ में। देखो ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट जो है ना, साउथ साउथ कॉपरेशन में इंडिया काफ़ी वोकल है ना। आप देख सकते हो G20 समिट हमारे यहाँ हुई थी, तो यहाँ पे जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसमें भी भूटान के जो भी इश्यूज थे उसको एड्रेस किया गया। कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने के लिए हमारी जो सरकार है बाध्य है। नाउ अगर हम बात करें, इंडिया डेडिकेटेड है पूरी तरह से, जो इंटीग्रल हमारा जो टाइप्स है और जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ग्लोबल साउथ को अपलिफ्ट करना, वो G20 में हमने शोकेस किया। अगर हम बात करें इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप की, तो देखो सबसे सिंपली आप समझो 1020 मेगावाट का वहाँ पे जो है आप कंस्ट्रक्ट कर रही है भारत सरकार, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप देखोगे 2024 में इसके लिए अब कमीशनिंग की गई थी। और नाउ यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है कि पुनात सांगू चू 2, राइट। तो पुनात सांगू चू दूसरे नंबर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो भारत डेवलप कर रहा है। 1020 मेगावाट का है ये ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भारत है और एक्सपेंड कर रहा है एनर्जी के सेक्टर में। इंडिया और भूटान का जो पार्टनरशिप है, हाइड्रो के साथ साथ नॉन हाइड्रो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या विंड एनर्जी हो गया, तो विंड एनर्जी के चांसेस वहाँ पे कम है, ऑब्वियस सी बात है, सोलर एनर्जी वहाँ ज़्यादा मिलेगी। और जो भी ग्रीन इनिशिएटिव होगा रिगार्डिंग, अब बोलोगे मैम क्यों विंड कम है, तो देखो विंड का ज़्यादा जो सोर्स होता है ना वो ओशियन बॉडीज़ के आसपास ही होता है। तो ये चूंकि वैली एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्योग्राफिकली यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे सोलर एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, उसमें भारत का योगदान है। और जो हाइड्रोजन संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है, तो उससे संबंधित जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी उसके लिए भारत जो है काम कर रहा है, और ई मोबिलिटी की तरफ भारत मूव कर रहा है। क्योंकि देखो ये वैली एरिया है, हिमालयन एरिया है, और काफ़ी इन्वायरमेंट यहाँ का पीसफुल काम है, तो आप समझ रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो मोबिलिटी है, राइट, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इन सब पे भारत सरकार इनको जो है कॉपरेट कर रही है ना। अगर हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था, ऑपरेशन ऑल क्लियर, अब ये ऑपरेशन ऑल ऑल क्लियर क्या है, देखो ये सब जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ना, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब किसी एरिया में ना रीजनल पीस होता है। तो अभी जो भूटान का एरिया है ना, चूंकि एक तरफ चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि चाइना से बॉर्डर शेयर करता है तो पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस वहाँ पे होता है, और एक तरफ बांग्लादेश है। तो जो इंसर्जेंट्स ग्रुप है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। यहाँ पे एक तरह से गैंग बहुत अलग अलग बन चुका था, जो कि अलग अलग देश का एक तरह से कह सकते हैं कि स्पाइसी, मैंने एक तरह से आप समझिए कि जासूस ग्रुप है जो अलग अलग देश को समर्थन देने वाला था, जैसे बांग्लादेश का, जैसे कि पाकिस्तान का, जैसे कि चाइना का। तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य में बाधा था इंडिया के लिए। तो भूटान की जो किंग है और इंडिया की जो आर्मी है, और देखो वैसे तो भूटान एक सॉफ्ट नेशन है, इनका अपना कोई आर्मी नहीं है बेसिकली देखा जाए ऑफिशियली जो वॉर करे, बट फिर भी जो कंट्री की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने के लिए भूटानी आर्मी है, रॉयल भूटानी आर्मी है। तो उसके साथ मिलकर के जो हमारे असम रेजिमेंट के जो माने जो पुलिस ऑफिसर्स थे, और जो हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, उनके साथ मिलकर के भूटान ने ऑल क्लियर ऑपरेशन चलाया था, जो कि 2003 में हुआ था, और इसके काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स आए थे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अभी अच्छे से हो पाता है ना। और ट्रेड की अगर हम बात करें, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात करें, तो भूटान के साथ हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा है। हम देखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल हमारा एरिया है,
जो हमारा असम एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनली कनेक्टेड है, तो यहाँ से गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो पाता है इंडिया के साथ। साइड बाय साइड बांग्लादेश जो है वो इंडियन टेरिटरी का ही यूज़ करके भूटान जो है वो बांग्लादेश के साथ व्यापार करता है। यानी भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश के साथ व्यापार करने के लिए भूटान को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है ना। अगर भूटान को नेपाल के साथ भी व्यापार करना पड़े तो बहुत सारे जो पार्ट्स है वो यूज़ करता है भूटान इंडिया की टेरिटरी यूज करके नेपाल के साथ भी व्यापार वो एक्सेस करता है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चेक पॉइंट्स है, जो असम और भूटान के बीच में साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एरिया है वहाँ पे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और ये जो चेक पॉइंट्स है ना, जोंखर बॉर्डर जिसको हम कहते हैं जो है दारंगा सामद्रुप जोंखर बॉर्डर, ठीक है। तो दारंगा सामरूप जोंखर बॉर्डर के बीच में चेक पॉइंट्स है जहाँ पे जो है चेकिंग होती है सिक्योरिटी पर्पज से। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़े दिन पहले भी कुछ कुछ न्यूज़ भी आई थी कि कुछ जो है अदर कंट्री के लोगों को अलाउ है नहीं अलाउ है, इस तरह की भी कभी कभी कुछ कुछ न्यूज़ आती रहती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ओनली इंडिया जो है और जो भूटानीज हैं, भूटानी नेशनल के जो लोग हैं, उनको ही यहाँ पे इस चेक पॉइंट से आना जाना अलाउ है। बाद बाकी किसी भी और कंट्री के लोगों के लिए ये अलाउ नहीं है। कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, दूसरा हम देखेंगे कि भारत जो है वो सपोर्ट करता है भूटान का जो SEZ प्रोजेक्ट है। अब SEZ प्रोजेक्ट क्या है देखो, यूज में ना, अब देखो जो SEZ प्रोजेक्ट है अगर हम इसकी बात करें तो आप देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ना, समझ गए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी माने समझिए जो प्रदान कर रहा है भारत और भूटान के रिलेशनशिप के बीच में, वो ये है कि जो गेलेफू एरिया जो डेवलप्ड होने वाला है, जो न्यू सिटी बनने वाली है भूटान की, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो हमारे आसाम के अंदर एक नया प्रोजेक्ट, नया सिटी बन रहा है, डेवलप किया जा रहा है, प्लान्ड सिटी, दैट इज़ अ दादगिरी, जो कि आसाम में बन रहा है। तो आसाम का शहर और ये जो गलेफू है, इन दोनों को डेवलप किया जा रहा है इकोनॉमिकली। ये बहुत ही वाइब्रेंट होने वाले आने वाले समय में, तो इनकी भी सिक्योरिटी को देखता है ये चेक पोस्ट। और ये जो गलेफू है ये आसाम जो भूटान है इसका स्पेशल माने इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। तो ये SEZ प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें ये जो शहर है ना, अभी जो रिसेंटली यहाँ के प्रधानमंत्री मूव किए हैं इंडिया में, तो इनका यही है सेरिंग जो है तोब्गे, ये मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं भूटान के जो अभी आए हैं। ये इनका विजन भूटान के गलेफू को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है ये। और ये इंडिया का कॉपरेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो रीजनल इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए जो हब बनाया जा रहा है भूटान के अंदर, गलेफू टाउन को, जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का असम, असम के साथ ही नहीं बल्कि जो दिल्ली और मुंबई है उसके साथ भी कनेक्टिविटी प्रदान करें। समझ गए हैं? तो जिससे इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी किसकी, भूटान की। जो गलेफू है वो एक तरह से यहाँ पे माइंडफुलनेस सिटी बनाई जा रही है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, यहाँ के किंग के द्वारा 2023 दिसंबर में इसका प्लान किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉ भी यहाँ पे बनाए गए हैं। जनरली क्या था, भूटान बहुत एक तरह से सेपरेट टाइप का नेशन है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने अंदर इन्वेस्टमेंट भी करने नहीं देता। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो है वो बनाया जा रहा है। और जो आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट यहाँ पे रखा गया है वो बहुत ही एडवांस है, सो दैट कि ये जो यहाँ की भूटान की जो कल्चर है उसको शोकेस करेगा। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इस शहर का हमारे साथ, तो बेसिकली आसाम से कनेक्टेड है ना। रीजनल इकोनॉमी हब बनने जा रहा है ये भूटान का। तो वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं इकोनॉमी जनरेट करने के लिए। और ना दूसरी बात हम करेंगे, ये जो है ना बहुत ही जो वहाँ की प्रिंसिपल है, जो भूटान की फिलॉसफी है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। देखो हर देश अपने देश का डेवलपमेंट ना GDP से नापता है, माने जो देश ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा अच्छा है इकोनॉमिकली। जितना अमीर है आप, GDP जितनी अच्छी है उतना देश अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो भूटान है इसका अलग ही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड का सबसे यूनिक ये एक पैरामीटर है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यहाँ पे ना देश के अंदर हैप्पीनेस को इंडेक्स माना गया है मेजरमेंट का, कि देश विकास कर रहा है कि नहीं। मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम विकास, ये माना गया है यहाँ पे ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कल्चरल और इकोनॉमी सेंटर भी है। अब देखो ये जो शहर है ना ये कार्बन न्यूट्रल फोकस किया गया है, राइट। और साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जैसे कि दुबई है, हांगकांग है, सिंगापुर है,
तो कैसे वहाँ पे ट्रेडिशनली फाइनेंशियली उसको हब बनाया गया है उन देशों के द्वारा, तो वही चाहता है भूटान कि वो भी जो गलेफू है उसको भी उसी तर्ज पे डेवलप करे। प्लान सिटी बनाए, जैसे कि आप देखोगे सऊदी अरेबिया के अंदर जो है नियोम है, या फिर जो इंडोनेशिया के अंदर जो है नुसंतारा है। राइट, तो उस तरह से ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए तो है ही, उनके लिए भी है, और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत भी ये यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में बांग्लादेश के साथ इनकी कनेक्टिविटी अच्छी तो है ही, इन बे ऑफ बंगाल से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ये जो एरिया बन के उभरता है तो इनके देश के लिए अच्छा होगा। इन और रीजनल कनेक्टिविटी तो इंश्योर होगी ही होगी इंडिया के साथ, अदर नेशन के साथ। तो ये उनके प्रोस्पेक्ट्स का पॉइंट है जो आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। साइड बाय साइड इस देश को और फायदा होने वाला है, जिसके बारे में पार्थ में चर्चा हुई थी। पार्थ में जो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इन्होंने इस बात पे इम्फसाइज किया कि अगर ये बनता है, शहर बनता है, और जिस तरह से लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी इंश्योर हो रही है, और अगर बाद में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमी सेंटर जो कॉरिडोर बनने वाला है, जिसके बारे में G20 में डिस्कशन हुआ था, तो ऐसे इन देशों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जो ज़मीन के रास्ते से जुड़े हुए हैं। लेकिन चैलेंजेस भी है, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये एक बॉर्डर एरिया भी है। नाउ साइड बाय साइड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल आते हैं। राइट, तो ये एक सिक्योरिटी मतलब ज्योग्राफिकल चैलेंजेस वहाँ पे है। और मैंने बताया आपको जैसे कि वहाँ पे थंडर इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि वैली एरिया है। तो कंस्ट्रक्शन इसी हिसाब से करना पड़ेगा कि जो हेवी रेनफॉल है या जो बिजली वगैरह वहाँ पे गिरती है, थंडर इफेक्ट जो होता है उसको जो है मिनिमाइज़ किया जा सके ना। अगर हम बात करें तो इंडिया को थोड़ा-सा सतर्क होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखो जब डोकलाम हुआ था ना, तो फिर ये सबसे ज़्यादा वोकल होकर के जो भूटान के लोग हैं इन्होंने इंडिया के साथ और चाइना के अगेंस्ट बात करी थी। लेकिन एक टाइम के बाद वहाँ के जो किंग है ना, वो चाइना के प्रति सॉफ्ट हो गए थे, और उनका विजिट भी हुआ था चाइना पे। हालांकि अभी जो पीएम आए हैं उन्होंने भी इंडिया के पीएम को इनवाइट किया है, तो मे बी नेक्स्ट वीक जो है प्रधानमंत्री जा सकते हैं भूटान की यात्रा पे। जोग्राफिकल चैलेंजेस के साथ साथ हमने आपके साथ डिस्कस करना है सिक्योरिटी कंसर्न है। सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि ऑपरेशन ऑल क्लियर जो 2003 में हुआ था, लेकिन अभी भी वहाँ पे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यांमार में अभी मिलिट्री coup हो चुका है, तो म्यांमार के कारण यहाँ पे और पाकिस्तान के कारण जो है यहाँ पे इश्यूज हैं। पाकिस्तान के कारण इसलिए है क्योंकि चाइना जो है डायरेक्टली तो सामने नहीं आता है, इनडायरेक्टली वो पीछे रहता है, डायरेक्टली वो चाइना को फेस ऑफ मतलब फेस ऑन करके काम करवाता है। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। डेवलपमेंट के पॉइंट से इसे ध्यान में रखना होगा। साइड बाय साइड चाइना खुद भी जो है वो थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डोकलाम के अलावा जो भूटान का बहुत सारे एरिया है वहाँ पे चाइना अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, उसे भी हम देखेंगे। तो वैसे तो देखो, क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ये दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अगर ये बन जाता है गलेफू प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है ना, वो इनके खुद ही हो जाएंगे, जिससे इनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, इनका ट्रेड अच्छा हो जाएगा। तो ये अपने डेवलपमेंट के लिए भारत को हैंड इन हैंड तो करना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, बेसिकली तो टेक्निकली जो असिस्टेंस है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में, तो उसमें इंडिया की इनकी भागीदारी जो है ये इंश्योर करना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट के मामले में फैसिलिटी भारत से चाहते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भूटान अब अपने आप को जो है अपलिफ्ट करना चाहता है। एक सॉफ्ट नेशन से वो भी एक इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बनना चाहता है। तो सॉफ्ट नेशन तो ठीक है, बट इकोनॉमिकली वाइब्रेंट तो होना ही चाहिए किसी भी देश को। और ये शहर बनने से क्या होगा, जो यूथ है ना वो भी माइग्रेट करेंगे, जो माइग्रेशन उनका गांव से शहर की तरफ होता है तो थोड़ा सा रुकेगा। और जो भूटान के लोग अलग अलग देश में जाकर के बस जाते हैं जॉब के लिए, तो वो भी थोड़ा सा काउंटर होगा यहाँ पे। और देखो जियोपॉलिटिकल जो कंसिडरेशन हमने आपसे भी डिस्कस किया, वो तो है ही, काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकली चैलेंज भी है, जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी है, चाइना के साथ स्पेसिफिकली इनका कंसर्न है। अब इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा मैप की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। देखो बेसिकली जो ये डोकलाम एरिया है, ये भूटान है। राइट, और ये आप देख रहे हो, ये छोटा वाला मैप से पहले आप समझो, ये इस रीजन को हम देख रहे हैं और इस रीजन को हम बड़े व्यू में देख रहे हैं। तो ये जो डोकलाम एरिया है ना, तो चूंकि डोकलाम के साथ इंडिया का एग्रीमेंट है कि डोकलाम की जो सिक्योरिटी है वो इंडिया के हाथ में ही है। तो जब भी चाइना मैंने डोकलाम इन द सेंस की भूटान, तो भूटान के ऊपर जब भी अटैक होगा तो इंडिया को ही सामने आना पड़ेगा। इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट करके रखा है सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ। तो देखो अभी क्या है कि क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है, क्योंकि ये देख रहे हो पूरा एरिया चाइना है,
ठीक है, क्योंकि तिब्बत है ये, तो तिब्बत अब रहा नहीं, अभी तो चाइना है। तो ये एरिया जो है वो भूटान का, हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं अटैक किया वो, भूटान का ये कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि अगर ये कैप्चर हो जाएगा तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है इसको वो जो है वो कैप्चर कर लेगा, सो दैट जो हमारा कनेक्टिविटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, जो हमारे इधर नॉर्थ के राज्य हैं, वो चाइना जो है वो कट कर देगा यहाँ पे कब्जा करके। यहीं पे हमारा देख रहे हो आप, यहाँ पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो यहीं पे है। और जो ये बगल में जो देश है ना, जैसे कि भूटान हो गया, भूटान पे कब्जा कर लिया, बगल में आसा बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश भी क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत क्लोज है ये एरिया, और हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से जा सकता है, ऐसा चाइना का सपना है। तो उसके लिए 2017 से वहाँ की जो आर्मी है वो वहाँ पे स्टैंड ऑफ अभी तक नहीं हुआ है, वहीं पे खड़ी है हमारी आर्मी, ये भी आर्मी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक कई राउंड बातें हो चुकी हैं, हालांकि बहुत सारी न्यूज़ भी है कि अरुणाचल प्रदेश के कई सारी एरिया में चाइना ने कब्जा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, लेकिन ऑफिशियली हमारे यहाँ ऐसा कोई बयान नहीं है। देखो अगर हम थोड़ा सा और मैपिंग की बात करें तो देखो ये ना भूटान का जो एरिया है ये सब चाइना ने कब्जा कर लिया है, चाइना का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, और ये डोकलाम वाला एरिया है जहाँ पे वो कब्जा कर रहा था। तो यहाँ भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट चाइना के हैं, लेकिन चूंकि इंडिया यहाँ पे खड़ा है, राइट, और जो हमारे यहाँ डेटा दिया जाता है ना कि इतना चाइना ने बना लिया, ये बना लिया, तो कहीं कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ की न्यूज़ को भी यहाँ के साथ इंटीग्रेट करके फैलाया जाता है। तो जो फैलाने वाले हैं वो भी चाइना के एजेंट हैं इंडिया के अंदर। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़, जैसे न्यूज़ क्लिक आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स थे, और इवन बहुत सारे न्यूज़पेपर जो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, उन्होंने भी चाइना के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें छापी हैं, और जो कि रिपोर्ट में सामने आई, और ये फंड लेके किया गया था। और ये देखो ये जो एरिया है ना भूटान के अंदर का है, ये आप देखो यहाँ पे चाइना ने डेवलपमेंट करके रखा है काफ़ी ज़्यादा। जो पांगडा एरिया है, यहाँ से रिवर गुजरती है, तो यहाँ इस एरिया को पूरा का पूरा जो है लगभग कब्जा कर चुका है, वो डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी सारे कर चुका है। नाउ अगर हम बात करें कुछ ओरिजिनल क्राइसिस हो सकती है, अब वो क्या हो सकती हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बना है, इसमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि इसमें छावार पोर्ट आ रहा है जो कि ईरान का है। और आपको पता है कि एशिया के अंदर जो रशिया है और ईरान है, उसके ऊपर जो वेस्ट के नेशन है, स्पेसिफिकली जो नाटो अलायंस कंट्री है, उनका अच्छा एक नज़र नहीं है। वो बहुत सारे सेंसस लगा के रखे हैं, तो इस रूट से कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो हम दूसरा चैलेंज की बात करें, जो दूसरा क्राइसिस हो सकता है, वो हो सकता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बनने जा रहा है। देखो अभी इजराइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन में है, क्योंकि ये इजराइल से गुजरना है। अभी गाज़ा के साथ जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ये बनने में एक दिक्कत हो सकता है इंडिया का जो ये स्पेसिफिक ड्रीम है। नाउ अगर हम बात करें, हूती जो है वो रेड सी रीजन में यहाँ पे डिस्टरबेंस कम जो है बना करके रखे हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये कैसे अभी इंश्योर हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो हालांकि समय लगेगा, रेड सी क्राइसिस भी शांत होगा और इसराइल और गाजा का वॉर भी ठंडा होगा, बट स्टिल अभी राइट नाउ ये चैलेंजेस है। I2 U2 की बात करें, जो इनिशिएटिव है, I2 का मतलब इसराइल इंडिया, और U2 का मतलब जो है यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंट्री मिलके जो अपना एक इनिशिएटिव बना के रखे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, हम कह सकते हैं। तो इंडिया का पर्पस चाइना को काउंटर करना है, बट यूएस का पर्पस जो है वो समटाइम्स जो है रसिया को भी काउंटर करना है। तो चाइना और रसिया आपस में भाई भाई हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे भी ये भी एक चैलेंज के तौर पे देखा जाएगा। हालांकि इसके जो इफेक्ट होंगे वो बहुत स्लोली होंगे, समझ गए हैं, लेकिन होंगे जरूर। चैलेंजेस तो पाकिस्तान के साथ है ही, और आपको पता है कि जब से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्राइसिस है, वहाँ पे टेररिज्म और भी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है, जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, इस एरिया में जो है पीस नहीं आ पाएगी, तो भूटान को इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो ट्रेड अगर चाहे करना पाकिस्तान से, तो वो इंडिया के साथ करके करेगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। बाकी जो चाइना के साथ जो करेगा अगर वो पाकिस्तान के साथ व्यापार, तो काफ़ी ज़्यादा टेरेन एरिया, उसको हिली एरिया फेस करना पड़ेगा, हिमालय के पीछे से जाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें, तो देखो जो चैलेंजेस है वो क्या है, अडप्टिंग क्या क्या चैलेंजेस है अगर हम बात करें, तो देखो वही चैलेंज है कि अडप्टिंग का बहुत यहाँ पे एक दिक्कत है, कि ये जो एरिया अभी डेवलपमेंट होने जा रहा है, यही देखना है कि जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है, या इंडिया के साथ भूटान को जो चैलेंजेस फेस करने होंगे रिलेशन में आने के बाद,
भूटान इसमें कितना सस्टेन कर पाएगा, कहीं वो चाइना की तरफ मूव ऑन ना कर जाए। ये एक है, उसको देखते हुए इंडिया को वर्क करना है ना। दूसरा है कि जो रीजनल अलायंस बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये एक दिन काम करेंगे। ये ट्राइबल फॉरेन पॉलिसी जो है वहाँ की, जो डेवलप्ड हो रही है, और जो साउथ ईस्ट, जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे जो कल्चर, लिंग्विस्टिक और जो जोग्राफिकल टाइज हम शेयर करते हैं अपने नेबर कंट्री के साथ, तो वो ऑब्वियस सी बात है काम करेगा इस पे इफेक्टिवली। बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने श्रीलंका को क्राइसिस में हेल्प किया, तो उस तरह से भूटान को लगता है कि डेफिनेटली इंडिया सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश के साथ भी हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन किया था। नेपाल के साथ हमने कॉपरेशन किया है, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है जो वहाँ पे लगता है न्यू एवेन्यू होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन में राइटर ये कहना चाहते हैं कि देखो, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, चैलेंजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा हमारा न्यूज़ है ना, वो एआई से संबंधित न्यूज़ है। और देखो ये मीटी के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, राइटर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। देखो, राइटर का ये कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हम मीटी कहते हैं राइट नाउ, पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हुआ करती, जिसे हम डीटी कहते थे। तो जिस तरह से नाम में चेंज हुआ, उस तरह से काम में भी चेंज हो गया। एज अ राइटर मानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है, इसके रिगार्डिंग जो हमारा रूल है, रेगुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर है। अब देखो, जैसे कि आप देखो, इंडिया के लोग भी ना, या इंडिया की सरकार भी कभी भी ना पैनिक नहीं क्रिएट करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे तो जो एक्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि पर पहले का जो ट्विटर है, तो एक्स पे अभी बहुत सारा जो है कंट्रोवर्शियल और अगेंस्ट इंडिया जो है वो प्रोपागेंडा चल रहा था, जिसमें चल रहा था व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। तो आप देखोगे कितना ज़्यादा वहाँ हमें क्रिटिसाइज़ किया गया। बट आप वर्ल्ड का कोई भी ऐसा देश ले लो, जैसे चाइना ले लो, या कोई भी अरब का ले लो, या कोई भी मुस्लिम कंट्री ले लो, या कोई भी एथनिक ग्रुप को ले लो, उसके अगेंस्ट ऐसा प्रोपागेंडा नहीं चलता। बट इंडिया के लोग भी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ना ही तो गवर्नमेंट रिएक्ट करती है। तो यह आर्टिकल कुछ उन सब चीज़ों को भी मेंशन करता है, और साइड बाय साइड इंडिया के अंदर जो लूप होल हुए हैं उसको भी वो काउंटर करता है। साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्रक्स है इस आर्टिकल का वो ये है कि जो हमारा आईटी एक्ट 2000 था, जो जिसमें चेंज कर दिए गए, अमेंडमेंट किया गया 2021 का जो आईटी एक्ट है, तो उसकी जो कमियां हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। और जो सेंसरशिप लगाए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। कहना है राइटर का यही कि सोशल मीडिया पे तो सेंसरशिप है, कंटेंट पे सेंसरशिप है, बट व्हाट अबाउट द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे यहाँ कुछ रोबस्टिक काम नहीं हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, यानी कि जो मीटी है, उनका 2024 में 1 मार्च को एक रेगुलेशन आया था। जो रेगुलेशन जो है एआई से संबंधित जो इश्यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग था। आपने कई बार सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने डीप फेक को लेकर के बहुत सारी बातें की है। तो डीप फेक जो वीडियो चल रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था कि रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें कही हैं रह रह करके, और यही एडवाइजरी आई थी कि हमें इसे सावधान रहना। तो रैदर कि हम सावधान होंगे, राइट, बट ये डीप फेक के लिए कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए। इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन है उसको असेसमेंट करके मीडिया साइकिल जो चल रही है, जो पॉलिसी मेकर हमारे हैं, तो उनको इस पे काम करना चाहिए। मीडिया को भी इस पे जो है सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो है। और आईटी एक्ट 2021 में जो मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसरशिप लगाए गए हैं, राइट, उसके ऊपर स्पेसिफिकली जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, या किसी भी तरह का जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, जो इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी प्लेटफॉर्म है, वो जो भी कंटेंट डालते हैं, पहले उस पे ना रिस्ट्रिक्शंस था कि कोई भी आप हार्मफुल चीज़ों को नहीं डाल सकते, बट अब वो लीगली फ्रेम के अंदर आ गया। अब देखो, जैसे आईटी एक्ट की अगर हम बात करें, तो राइटर का ये मानना है कि जो स्टैंडर्ड है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मीटी है, जो हमारी, उनका वो मतलब गिर नहीं गया, बल्कि एक होता है ना स्टैंडर्ड जो है वो खराब तो है ही, बट अब गिर भी गया, मतलब डिक्लाइन भी हो गया है ना। अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया पॉलिसी है, तो ये शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो मिनिस्टर जो है वो, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर प्रो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, तो उसको तो इम्फेसाइज किया जाता है, और बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर सरकार जो है वो रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। या कभी सरकार के खिलाफ कुछ बात होती है तो सरकार उस पर खुल के बात करती है कि ये हो रहा है। अदर टाइम पे सरकार चुप रहती। तो राइटर का ये मानना है। और साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्रिटिसिज्म है, स्पेसिफिकली देखो, लॉ का तो क्रिटिसिज्म होता ही है।
लेकिन क्योंकि कोई लॉ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब अच्छे पॉइंट हो सकते हैं, खराब पॉइंट हो सकते हैं, बट मिनिस्ट्री के ऊपर भी बहुत सारे सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। इनका कहना है कि जो मिनिस्ट्री है वो बहुत ही लिमिटेड इंगेजमेंट करती है और बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उसको वो छोड़ देती है और ढीला रवैया है, फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है ना। और दूसरा ये इनका एआई के ऊपर कोई भी एडवाइजरी ढंग की नहीं है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर सरकार का रवैया जो है बिल्कुल शांत है। किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें डिजिटल एल्गोरिदम पे सवाल होता है या पॉलिसीज पे सवाल होते हैं, सरकार उस पर जनरली चुप रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमने आईटी रूल की बात की, 2021 की बात की। देखो आईटी रूल 2021 में है क्या? देखो पहले क्या था कि हार्मफुल कंटेंट कुछ भी डालते हैं तो वो आपको कंटेंट डालना नहीं है, मना था। लेकिन अभी वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आ गया, मतलब आपको डालने से रोका भी जाएगा, प्लस कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो हमारी संविधान के द्वारा दिया गया आर्टिकल है 14, 19 और 21, इक्वालिटी है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो यहाँ पे आर्टिकल है। और इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ वाली बात है। तो राइट टू लाइफ में जो पुट्टा स्वामी केस 2017 हुआ था उसमें राइट टू लाइफ को बहुत डिफाइन कर दिया है। मतलब बोलना भी राइट टू लाइफ है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए बोलना पड़ेगा, चुप रहना भी राइट टू लाइफ है। मतलब बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को चेंज किया गया है इस आईटी एक्ट में जो न्यू गाइडेंस आया है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 जो क्लॉज रूल नंबर 3 का जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 के अंदर जो सेक्शन बी है, सब सेक्शन उसका 2 है, उस पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जिसमें जो वर्ड आया है डिफ्रेम का, है ना, जो डिफ्रेम करना या किसी को इंसल्ट करना या किसी का जो इमेज उसको डिवेल्युएट करना, ठीक है, या लाइवलियस करना। तो इस पे बहुत सारे जो है नए नए मतलब रूल्स आए हैं और जिसके तहत बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसमें आदमी जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, कास्ट ग्रुप या अदर किसी भी चीज़ पे व्यक्ति जो है वो खुल के नहीं बात कर सकता है। ऐसे कड़े नियम लाए हैं। तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ना दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए ग्रीवांसेस एपिलेट कमेटी का गठन किया गया था आईटी एक्ट 2021 में, राइट। तो इस पे भी क्रिटिसिज्म किया गया राइटर के द्वारा। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि अभी हमारे जो आईटी एक्ट 2021 है इसमें एक कमेटी है बनाई गई है कि जो काम करेगी, डिसीजन लेगी कि कोई भी जो यूज़र है या जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट जा रहा है वो सही है या गलत है, या अथॉरिटी ने उसका यूज़ किया, मिसयूज़ किया है, तो वो अपने ग्रीवांसेस को यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और ये वहाँ से फैसला आएगा जो भी होना है। तो ये रूल्स थे जो हमने डिस्कस किया। देखो ये क्वेश्चन 2017 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ एमसीक्यू। आज मैं मेंस का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दे रही हूँ, ये आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। देखो जनरली तो मैं कमेंट ऑप्शन नहीं ओपन रखती हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो यू शुड ट्राई। एंड जो सही आंसर होगा उसे हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।